डिजिटल अरेस्ट का पहला केस सामने आया है। इंजीनियर युवती को तकरीबन 10 घंटे तक घर पर न सिर्फ डिजिटल अरेस्ट किया गया, बल्कि महिला को डिजिटली अरेस्ट वारंट और कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट भी भेज दिए गए। स्काइप कॉल के जरिए महिला से ज्वेलरी इनवॉइस, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी गई। युवती को डरा धमकाकर 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। सेक्टर 34 की रहने वाली युवती को डरा धमकाकर बंधक बनाए रखा गया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर जालसाजी की गई। हैरानी की बात यह है कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज का भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट महिला के पास भेजा गया था। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस के अधिकारी, कस्टम अधिकारी और यहां तक कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर ठगी। युवती ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज करवाया है और उसके बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला से 11 लाख की ठगी की गई। 10 घंटे तक उसको घर के अंदर अरेस्ट किया गया। इतना ही नहीं, डिजिटल माध्यम से उसे अरेस्ट वारंट से लेकर तमाम पेपर्स तक भेजे गए। नरेश गोयल जी हैं, कोई छापा पकड़ पड़ा है तो उनसे शायद 2 CR लगभग कभी बरामद हुए हैं, जिसमें से आपका उन्होंने बताया पूछताछ में कि आपका 20 लाख रुपए आपको कमीशन के तौर पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जिसमें आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर यूज हुआ है। तो इस बात को उन्होंने मना किया कि नहीं हमने तो नहीं किया, हमारी कोई बात ऐसी नहीं हुई है किसी से। तो कहा नहीं उन्होंने बताया है, तो इसलिए कृपया आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और चूंकि उनका कहना यह था कि पीछे वर्दी में पुलिस की वर्दी में थे, पीछे वॉकी टॉकी सब कुछ, तो उनको विश्वास हो गया कि पुलिस ही है। और अब सीधे आपको लिए चलते हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अपने आप में ये अनोखा लेकिन बेहद चौंकने करने वाला मामला है। नोएडा के अंदर ये ऐसा पहला मामला जहां डिजिटल ठगी की कोशिश की गई, डिजिटली अरेस्ट कर दिया गया, अपने ही घर के अंदर बंधक बन गई ये लड़की 10 घंटे तक। पूरा वाकया कैसे पकड़ा गया? देखिए आस्था, सबसे पहले आपको बताते हैं ये जो मामला है अपने आप में अनोखा है। पहली बार इस तरीके की डिजिटल ठगी की गई। एक महिला जो खुद इंजीनियर है आईटी सेक्टर की, उसको 10 घंटे तक घर में बंधक बनाया गया और इस तरीके से इस पूरे मामले को मोल्ड किया गया है। देखिए इस कड़ी को आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉल जो है वो सुबह 9:30 बजे आता है, जो ट्राई की तरफ से, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है 9:30 बजे। और उसके बाद सीधे इस पूरे प्रकरण में आईपीएस अफसर से कनेक्ट करा दिया जाता है। ये पूरी जो ठगी की गई है वो स्काइप पर की गई है, लिहाजा उस एफआईआर में बहुत क्लियरिटी से लिखा हुआ है कि जब स्काइप में मुझको ऐड किया, यानी जो पीड़िता है जो इंजीनियर है आईटी सेक्टर की, उसको जब ऐड किया गया तो उसमें बाकायदे पुलिस के अफसर पुलिस की वर्दी में बैठे हुए थे, आईपीएस थे, इसके अलावा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर थे। और उस दौरान इंटेरोगेशन किया गया। ना सिर्फ इंटेरोगेशन किया गया, कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट भी जो है वो साइन कराया गया ऑनलाइन और उसमें कहा गया कि अगर कोई सूचना बाहर देंगे तो आपको अरेस्ट कर लेंगे। यानी डराया भी गया, धमकाया भी गया और ठगी भी की गई है। आपको बताएं कि बताया गया नरेश गोयल क्या एक ईडी की रेड हुई थी, उस रेड में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला था और 2 करोड़ रेड में जो ट्रांजैक्शन हुआ था वहां से 248 करीब डेबिट कार्ड बरामद हुए थे। उन डेबिट कार्ड की जब जानकारी की गई तो उसमें आपका आधार और मोबाइल नंबर लिंक है और 20 लाख रुपए आपको बतौर कमीशन दिया गया है और उसी कमीशन को आपसे वापस लेना है। एक अकाउंट नंबर दिया गया, उस अकाउंट नंबर में 11,11,000 कुछ अमाउंट जो है, यानी जो अकाउंट में जितना पैसा था सब ट्रांसफर करा लिया गया। और शुरुआत में डिमांड तो 20 लाख की गई थी, लेकिन 11,11,000 समथिंग पैसा था उस पीड़िता के खाते में, लिहाजा वो ट्रांसफर करा लिया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर अगर आपका वो पैसा आपका है तो वो जांच के बाद आपको वापस दे देंगे। लेकिन पीड़िता 4 से 5 दिन तक लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करती रही उसी स्काइप आईडी पे, लेकिन कोई संपर्क नहीं मिला। लिहाजा पीड़िता ने अब शिकायत की और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। धारा 419, 420 और 66D आईटी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है और साइबर क्राइम थाने की जो पुलिस है अब उसने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाला मामला है और अपने आप में अनोखा मामला है। इस तरीके से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक युवती जो खुद भी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है वो भी इस तरह की ठगी का शिकार हो सकती है। फ्रॉड्स उसको कस्टम अधिकारी, मुंबई पुलिस, सीबीआई, क्राइम ब्रांच न जाने क्या क्या बनकर अपने ही घर में 10 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ ठगी का मामला सामने आया। पहले तो बुजुर्ग को लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे दोस्ती की और फिर बाद में एक लड़की ने न्यूड वीडियो कॉल किया और फिर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को डराया और धमकाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे 74,000 रुपए ऐंठ लिए। जिस अफसर के नाम से ठगी की गई वो हाल ही में यूपी में एडीजी के पद से रिटायर हुए हैं। माना जा रहा है कि ठगी करने वालों ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। थाना कविनगर क्षेत्र के गोविंदपुरम इलाके का ये मामला है। पीड़िता की बेटी ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट थी बिल्कुल और इनसे गलत बातें शुरू कर दी थी। तो पापा चटपटाए और उन्होंने उस फोन को कट कर दिया था कि मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। फिर उसके बाद उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के एसएसपी के नाम से कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम एफआईआर दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोलेस्ट किया है, उसके साथ गलत काम किया है और हमने ये छापेमारी करी है, उनमें से एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो उसमें पापा थोड़ा सा घबरा गए थे। तो फिर उन्होंने सेटलमेंट के लिए उनसे बोला कि आप एक काम करो, संजय जी से बात कर लीजिए जो साइबर में ही काम करते हैं, आप इनके थ्रू शायद इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पापा ने उनसे जब बात करी तो उन्होंने अपना नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल दी और उनसे पैसों की डिमांड स्टार्ट कर दी। मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। उक्त के संदर्भ में तत्काल ही तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई है। इसमें साइबर सेल का भी सहयोग लिया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। जातीय जनगणना पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। आज यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का भी जातीय जनगणना पर बयान आया। उन्होंने बताया कि अधिकार केंद्र सरकार का है, ना कि राज्य सरकार का, जबकि इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का बयान आ चुका है। देखिए, केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। ये जानते हैं कि जातीय जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जातीय जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जातीय जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। केंद्र को जातीय जनगणना का अधिकार, हम चाहते हैं जातीय जनगणना हो। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में अपने आवास पर उत्तरकाशी टनल से बाहर निकले मजदूरों से मुलाकात की और मजदूरों ने टनल में 17 दिन की कहानी सुनाई कि वहां इन 17 दिनों में लोगों ने क्या क्या परेशानियां उठाई। मजदूरों ने हालात का लगातार अपडेट लेते रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया। सिलक्यारा टनल में फंसे थे जो मजदूर, उनमें से 17 उत्तर प्रदेश के थे। उनसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, उनसे बातचीत की, उन्हें सम्मानित किया, उनका हालचाल जाना और जब वो टनल में फंसे रहे उस दौरान क्या कुछ उन पर बीती, विस्तार से उनकी पूरी बात को मुख्यमंत्री ने सुना और उनको ढाढ़स बंधाया, उनका सम्मान किया, उनकी हौसला अफजाई की। तो सर जो ऑक्सीजन की पाइप जाती है, एक डाक पाइप बोला जाता है सर, तो मैं सोचा शायद वो डैमेज। उधर उत्तरकाशी टनल में फंसा मजदूर मंडी स्थित अपने घर बंगोट पहुंचा तो परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और गांव वासियों ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। एक मजदूर हिमाचल प्रदेश मंडी का रहने वाला जो कि अपने घर पहुंचा, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो अपने घर आया तो फूल मालाओं के साथ रिश्तेदारों और गांववासियों ने उसका स्वागत किया। पटाखे चलाए गए, ढोल बजाए गए और इस अंदाज में 17 दिन तक जिस तरह वो टनल में फंसा रहा, परेशानियां झेलकर सकुशल घर लौटा, उसकी हौसला अफजाई की
उसके साथ खड़े रहने का एहसास दिलाया। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मंजीत सिंह के साथ आरएलडी के कई और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। आरएलडी के बनवारी लाल कंछल, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, सरदार मंजीत सिंह, अशोक कुमार कुशवाहा, रमेश चंद्र दिवाकर और अम्बेश कुमार सिंह ने आज बीजेपी का दामन थामा है। जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाले अपने सभी साथी, हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपना परिवार का सदस्य बनने पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज कई अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों ने इसमें मान्य जनप्रतिनिधि रहे हैं और संगठन के पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और अलग अलग सामाजिक क्षेत्र में जिनकी बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है, ऐसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बने हैं। वो एसपी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया सुनवाई के आदेश। आपको बता दें, यूपी सरकार ने जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज को खत्म किया है और राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमीन की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के इसी फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए फैसले में कोई भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह कहा कि वो आजम खान की अर्जी पर प्राथमिकता से सुनवाई करें, लेकिन बार बार कपिल सिब्बल की तरफ से यह कहा जा रहा था कि यूपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया वो फैसला फिलहाल सही नहीं है। 600 जो छात्र वहां पर हैं उनका भविष्य अधर में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब आपकी याचिका पहले ही इलाहाबाद में लंबित है तो ऐसे में हमारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बीजेपी के विधान परिषद के सदस्यों ने विधान परिषद के प्रमुख सचिव को लेटर लिखा, जिसमें सरकार से अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को समयबद्ध निपटारा करने की कोई व्यवस्था बनी। तो विधान परिषद के प्रमुख सचिव को यह पत्र लिखा गया है, समयबद्ध निपटारा करने की मांग की गई है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन की मांग की गई है। बीजेपी एमएलसी ने ये लेटर लिखे हैं, उन सभी के सिग्नेचर हैं इस पर। विधान परिषद प्रमुख सचिव को ये लेटर लिखा गया और कहा गया कि आरोपियों पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए, एक समय सीमा निर्धारण की जाए, उसमें इस कार्रवाई को पूरा किया जाए। बीजेपी के 2 एमएलसीज ने ये लेटर लिखा है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव को ये लेटर लिखकर ये मांग की गई है कि सरकार से अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए, उसकी कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि वो समय से खत्म हो सके, कार्रवाइयां पूरी हो सके। हरदोई में नगर पंचायत के ट्रैक्टर के नीचे आने से स्कूली छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। गांव बेगराजपुर से पाली पढ़ने आ रहा था छात्र। सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं का ये छात्र है। हरदोई जनपद के पाली कस्बे का ये पूरा मामला है। तो क्लास 10वीं का छात्र घायल हो गया, घर से पढ़ने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया। टैंकर ले जा रहा है ये ट्रैक्टर एक छात्र पर पलट गया। उधर कानपुर में तेज रफ्तार डीसीएम बेकाबू होकर ओवरब्रिज से नीचे गिरी। डीसीएम चालक की मौत हो गई। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के दुबियाना गांव की यह घटना है। ओवरब्रिज से गाड़ी नीचे गिर गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां की ये तस्वीरें हैं। बाद में क्रेन के माध्यम से इन सबको हटाया गया। इस हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। और वक्त एक ब्रेक का है, फौरन